एनसीईआरटी को कंप्लीट एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। ये ज़्यादा बड़ी एनसीईआरटी नहीं है और इसको पढ़ने के लिए ना ही 10 घंटे की ज़रूरत होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बहुत जल्दी और शॉर्ट टाइम में एक ही वीडियो में और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से होगा, ठीक है। तो हम लोग हैंड रिटन नोट्स के से क्या बोलते हैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या है कि हमारा जो कंट्री है इसमें क्या बोलते हैं बहुत सारा विविधताओं वाला देश है, और इसलिए क्या बोलते हैं हमारे जो यहाँ खान पान रहन सहन भाषा त्यौहार आदि सभी भिन्न होते हैं, ठीक है। कि कोई क्या बोलते हैं मतलब कि हम 14 जनवरी को भी देख सकते हैं कि 13-14 जनवरी को कि कहाँ पर राजस्थान में मकर संक्रांति मनती है, तो कहीं पर लोहड़ी मनाई जाती है उसी दिन, ठीक है। कहीं पर ओणम मनाया जाता है। तो इस तरीके से एक ही फेस्टिवल के अलग अलग रूप हमें देखने को मिल जाते हैं। खान पान की बात करें तो हमारे इंडिया में बोला जाता है कि आलू की सब्जी के जितने प्रकार मतलब इतने प्रकार से बनाई जाती है जितने प्रकार से खाई नहीं जा सकती वो, ठीक है। तो ये है। जैसे जाति व्यवस्था भी एक क्या बोलते हैं विविधता का एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन जाति व्यवस्था से मतलब यहाँ पर मतलब वो नहीं है। जाति व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर कार्य करने के आधार पर। जैसे कि जो हमारे 4 वर्ण बांटे गए थे तो उसमें भी यही बात कही गई है कि जो चारों वर्ण हैं वो क्या बोलते हैं अपने काम के अनुसार उनकी क्या बोलते हैं जाति निर्धारित होगी कि वो शूद्र होगा, ब्राह्मण होगा, दलित क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की विविधता की अगर बात करते हैं तो भारत में लोग पहले व्यापार, खेती, सूखा, काम और युद्ध के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तथा इसके कारण लोग एक दूसरी जगह बसना शुरू हो गए, और संस्कृति में विविधता का आदान प्रदान होने के कारण यहाँ मिश्रित व मिलीजुली संस्कृति उभरी है। इस कारण क्या था कि भाई भारत के लोग पहले युद्ध हो गया या खेती या सूखा पड़ गया तो क्या बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान गए। अब दूसरे स्थान गए तो अपनी कल्चर को भी साथ में लेके गए। तो इस तरीके से कल्चर का क्या बोलते हैं ट्रांसफर होता गया, और क्या बोलते हैं हमारी जो संस्कृति थी वो एक मिलीजुली संस्कृति मिल गई, ठीक है। अब हम अगर इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें जो एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम इसको लद्दाख और केरल के माध्यम से समझ सकते हैं। लद्दाख हमारे इंडिया का ऊपरी मोस्ट पार्ट है और केरल लगभग लगभग हमारा इंडिया का क्या बोलते हैं जो साउथ वाला पार्ट है। वैसे तो तमिलनाडु है लेकिन क्या बोलते हैं साउथ में केरल भी आ जाता है, तो वहाँ से हम समझ सकते हैं। तो लद्दाख एक पहाड़ी प्रदेश है जबकि जो केरल है वो समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें बर्फ़ और ढका हुआ और रेगिस्तान होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बर्फ़ और रेगिस्तानी वाली पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बर्फ़ पिघलने पर पेयजल की व्यवस्था होती है। पश्मीना ऊन का लोग यहाँ पर व्यवहार करते हैं। पश्मीना ऊन यहाँ पर एक बकरी से मिलती है, ठीक है। और दूध व मांस से बनी चीज़ों का सेवन करते हैं। जबकि अगर हम केरल में देखेंगे तो यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगते हैं। मसालों का व्यापार होता है, मछली, चावल, सब्जी आदि का सेवन। अब ये कुछ एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी थी कि केरल में क्या, अब देखो कैसे ट्रांसफ़र हुआ। केरल में यहूदी और अरबी व्यापारी आए थे, ठीक है। और ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, वो भी लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म लाने का श्रेय मतलब यहाँ पर केरल में आए थे और उन्होंने ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। इब्न बतूता जो 700 साल पहले भारत आया था मुस्लिम जीवन का वर्णन किया। तो इस तरह केरल के लोगों में मतलब बहुत सारे यहूदी भी हैं, इस्लाम भी है, बौद्ध भी है, हिंदू भी है, ठीक है। तो सर्वधर्म मानने वाली संस्कृति यहाँ पर है, ठीक है। चीनी व्यापारी भी यहाँ आए थे, इसके कारण चीनी जालों का इस्तेमाल किया गया। तो मतलब हम यहाँ पर पाएंगे कि जो भौगोलिक व ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कि जैसे अगर मुस्लिम कल्चर आई है तो वो मुस्लिम ट्रेडिशंस को अपनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारी जो अगर मेरा आप देखेंगे तो ये सब कहाँ से आई है, या जो गोथिक कला है वो हम लोगों ने पुर्तगालियों से ली है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशन है वो बार बार से चेंज होता रहा है। लेकिन हमारी ट्रेडिशंस में फिर भी एक चीज़ जो हमेशा कॉमन रही है वो है विविधता में एकता वाली बात। कि हमारे इंडिया में चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो लेकिन विविधता में हमारे इंडिया में क्या है, एकता। बहुत सारे देश, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे देशों ने ये क्या बोलते हैं घोषणा करी थी कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार के लोग हैं कि ये देश तो क्या बोलते हैं लगभग 50 टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन फिर भी हम एकजुट हैं आज हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पर। क्यों हैं? क्योंकि हमारी भले से ही हमारी बोली, पहचान सब कुछ अलग अलग हो लेकिन फिर भी हम में क्या है, एकता है। तो भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत का स्रोत है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हम सभी ने क्या बोलते हैं साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया, ठीक है, वो पारसी थे। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं और से पारसी थे, ठीक है। अगर इंडियन कांग्रेस की अगर कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो जो फर्स्ट थी उसमें सेकंड में एक पारसी बना, थर्ड में मुस्लिम बना, और फोर्थ में क्या बोलते हैं एक इंग्लिश या यूरोपियन को हम बोल सकते हैं, ईसाई बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो इंडिया था उसमें अलग अलग मजहब सबको क्या बोलते हैं समानता दी गई है। इसलिए जवाहरलाल, ये आपको मेंस राइटिंग में भी काम आएगा, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है बल्कि ये बहुत गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के
विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। और एक और अनेकता में एकता का विचार भी किसने दिया था? नेहरू जी ने ही दिया था। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जनरली कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग क्या हैं? एक हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। तो चैप्टर 2 क्या बोलता है कि विविधता और भेदभाव, कि विविधता में कुछ लोग भेदभाव भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? तो संसार में टोटल 8 धर्म है तथा अनेक धर्म का होने के कारण लोगों के एक दो धर्म और संस्कृति से असुरक्षित व अस्वस्थ महसूस करता है और भेदभाव का जन्म होता है। कैसे? कि हम हमें एक पूर्वाग्रह की भावना आ जाती है कि पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, अरे ये तो इस धर्म का है तो ये तो इस चीज़ को पालन करता होगा, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। तो ऐसी जो धारणाएं होती है, फिर वो पूर्वाग्रह जो होते हैं वो फिर हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है। भारत में प्राचीन समय से चली आ रही धारणा भी भेदभाव का कारण बनती है। कुछ हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है, क्योंकि जैसे जाति, तो जाति पहले क्या बोलते हैं, किसके आधार पर थी? क्या बोलते हैं, काम के आधार पर, लेकिन आज वो किसके आधार, वंशानुगत हो गई है। ठीक है, तो वंशानुगत जाति पहले नहीं थी, लेकिन आज वंशानुगत हो गई है। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं धीरे धीरे चली और समाज में प्रचलित होकर के क्या बोलते हैं, आज ये प्रैक्टिस के रूप में आ चुकी है। अब आते हैं भेदभाव व असमानताएं। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं जो कि भेदभाव व असमानताओं का कारण बनते हैं। तो भेदभाव व असमानता का एक कारण क्या है? पूर्वाग्रह है, और हमारी जो रूढ़िबद्ध धारणा है वो भी हो जाएगा। समानता के लिए संघर्ष। अब समानता के लिए संघर्ष किया गया, तो आज़ादी की लड़ाई के लिए भी सभी भारतवासियों ने मिलकर समान संघर्ष किया, और समानता के लिए निचले वर्ग और महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया। और इसी के फलस्वरूप हमारे इंडिया में 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 28 ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जोड़े गए। ठीक है, 14 to 18 में तो किसकी बात की गई है? समानता की बात कही गई है जनरली। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, और 25 to 2018 में हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसकी बात कही गई है। तो हमें इस चीज़ों के बारे में यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर 3, सरकार क्या है? व्हाट इज द गवर्नमेंट? ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? देश में विभिन्न निर्णय लेने व नियम बनाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है, और यही सरकार है कि जो हमारे देश का शासन चला पाए, प्रशासन कर पाए, उसी को हम क्या बोल देंगे? गवर्नमेंट बोल देंगे। अब गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसके काम क्या होते हैं? तो विधायिका का काम है रूल बनाना, यानी कि नियम बनाना। विधायिका का काम क्या है? नियम बनाना, इसमें संसद आ जाएगी। कार्यपालिका का काम क्या है? उन नियमों को एग्जीक्यूट करना, यानी उन नियमों का पालन करना। जैसे कलेक्टर हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गए। ठीक है, जैसे आप लोग बनेंगे, हम लोग बनेंगे, तो ये सब किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या करेगी? जो ये नियम बने, इनमें किसी के कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, क्या इसमें मूल अधिकार तो किसी के हनन नहीं हो रहे? ठीक है, या किसी को अगर कोई नियम बनाया है तो उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इन सबको सुनिश्चित करने का, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको सॉल्यूशन करने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। तो हमारी सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। अब सरकार के स्तर पर बात करते हैं, तो केंद्र के स्तर पर संघीय सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार, और फिर एक लोकल बॉडी भी आ जाती है। और लोकल बॉडी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक हो जाएगी पंचायत और एक हो जाएगी नगर पालिका। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। ठीक है, तो ये लोग इसमें आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो सरकार व कानून की बात अगर हम लोग करते हैं, चलिए, तो सरकार व कानून की अगर हम बात करते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को कानून की संज्ञा दी जाती है। इन कानूनों की पालना के लिए सरकार के पास ताकत है। अब सरकार के प्रकार देखें तो एक प्रकार होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। लोकतंत्र क्या है? ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी सरकार का शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। राजतंत्र क्या है? वंशानुगत होता है जनरली। ठीक है, एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है, वही क्या बोलते हैं, वही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, वही न्यायपालिका है, वही कार्यपालिका है, वही विधायिका है, सब कुछ वही है। ठीक है, अब आते हैं लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसको थोड़ा ब्रॉड में। तो भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को मताधिकार है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब ये डेमोक्रेसी नाम का वर्ड आया था हमारे इंडिया में, तो क्या बोलते हैं 1950 में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी आई। ठीक है, संविधान बनने के लागू हुआ उसी दिन। ठीक है, लेकिन जब क्या बोलते हैं, उससे पहले क्या बोलते हैं, जो देशों में डेमोक्रेसी आ चुकी थी तो वहाँ पर समानता का भाव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सबको समानता रखी। जैसे कि अगर महिलाओं के द्वारा वोटिंग राइट की बात करें तो सफरेज मूवमेंट चला करने के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सफरेज मूवमेंट चला, जिसमें क्या बोलते हैं, महिलाओं को भी मताधिकार की बात की गई और तब जाकर के महिलाओं को मिला। तो याद रखना, सफरेज मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये महिलाओं के मताधिकार से
रिलेटेड है। आगे आते हैं अमेरिका में वोट देने का। अब देखो महिलाओं को तो अमेरिका में मिला 1920 में, और इंग्लैंड जो अपने आप को डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करता रहता है, या अमेरिका जो अपने आप को डेमोक्रेसी करता है, इनमें ना इंग्लैंड में 1928 में और अमेरिका में 1920 में क्या बोलते हैं महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। चलिए, तो हमारे चैप्टर 3 भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो प्रमुख तत्व यही है, भागीदारी, समानता और न्याय। ठीक है, भागीदारी क्या होगी कि हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी कैसे हो सकती है? चुनाव में खड़ा हो जाए या वो खुद वोट दे। ठीक है, वोट कौन दे सकता है? जिसकी एज कितनी हो? 18 ईयर। अपनी राय व्यक्त करके धरना, जुलूस, हड़ताल ये कर सकते हैं। याद रखना, हड़ताल फंडामेंटल राइट नहीं है। अखबार पत्रिकाओं को टेलीविजन के द्वारा, सोशल मीडिया से, तो ये तो हो गया हमारी पार्टिसिपेशन। फिर समानता और न्याय कैसे आ सकती है? लोकतांत्रिक समानता भी, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, और इसके लिए हमने आर्टिकल 14, 15, 16 और विशेष वर्गों के लिए चीज़ें भी करी है। और समानता, ठीक है, के साथ न्याय होना भी आवश्यक है। और न्याय के लिए हमने बनाई है न्यायपालिका कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का अबॉलिश होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और भी बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज़ें बनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, पंचायती राज। तो पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है? तो एक पंचायत में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि जिसकी एज 18 प्लस हो और जो मतदाता सूची में हो। याद रखना, उसी गांव में होना चाहिए वो। जैसे कि क्या बोलते हैं, मान लो मेरा गांव ये है, ए गांव है मेरा, तो मैं ए गांव की पंचायत समिति की मतदाता सूची में, ऐसा नहीं है कि मैं बी गांव की पंचायत मतदाता सूची में और ए का ग्राम सभा मेंबर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ग्राम सचिव क्या होता है? जो पंचायतों की बैठक बुलाने का काम करता है, रिकॉर्ड रखने का काम करता है, वो ग्राम सचिव होता है, और इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, ग्राम सभा की भूमिका क्या है? तो जो भी ग्राम के काम होते हैं, समितियां बनवाना, ग्राम के हित में विश्वास करना, ये पंचायत के 3 लेयर्स होती है, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी लेयर है, बीच में पंचायत समिति आ जाती है, और फिर जिला पंचायत आ जाती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? ये कई छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है। जैसे एक पूरा इतनी बड़ी पंचायत है, इसके अलग अलग डिविजन्स कर देंगे, और इन डिविजन्स को बोला जाता है वार्ड। ठीक है, इन डिविजन्स को क्या बोला जाता है? वार्ड। और इन वार्ड्स का सभी का एक मिलकर के मुखिया होता है, जिसको हम बोलते हैं सरपंच। ठीक है, तथा हर वार्ड का प्रतिनिधि चुना जाता है, और पंच ये 5 वर्ष का कार्य करती है। तो ये वार्ड का क्या बोलते हैं, जो टेन्यूर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो कितने साल का होता है? 5 साल का। और इनका क्या बोलते हैं, लेखा जोखा रखने के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? तो वो हो जाता है सचिव को इसमें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर 6, गाँव का प्रशासन। तो गांव में प्रशासन की अगर बात करें तो गांव में 2 प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो आपसी विवादों का, एक तो पुलिस थाना और एक राजस्व विभाग। पुलिस थाना क्षेत्र क्या करते हैं? अगर कोई भी विवाद हो गया, ठीक है, तो उन विवादों की जांच पड़ताल कौन करता है? पुलिस विभाग। राजस्व विभाग, तो राजस्व विभाग में जमीन जायदाद, राजस्व संबंधी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, और ये काम कौन करता है? पटवारी करता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 टर्म्स याद रखना, एक होती है खसरा और एक होती है जरीब। खसरा क्या होता है? जिससे जमीन संबंधी रिकॉर्ड का विवरण रहता है, और जरीब क्या होती है? जमीन नापने की एक लोहे की जंजीर। तो जमीन नापने की लोहे की जंजीर को जरीब बोलते हैं, और खसरा क्या होता है? जो जमीन संबंधी रिकॉर्ड होता है उसको खसरा बोला जाता है। ठीक है, अब राजस्व विभाग में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी, खंड जो क्या बोलते हैं ब्लॉक लेवल होती है, तहसील होती है, वहाँ पर तहसीलदार, और गाँव के स्तर पर क्या होता है? पटवारी होता है। ठीक है, याद रखना, एक पटवारी किसी एक गांव का स्पेशल नहीं होता है, बहुत सारे गांवों को मिला करके एक पटवारी होता है पंचायत समिति पे। नया कानून क्या हो जाएगा? उत्तराधिकार संबंधी हिंदू उत्तराधिकारी नियम 2005, जिसमें किसी भी जमीन को, अब याद रखना, ये जो हिंदू उत्तराधिकारी नियम 2005 आया है, इसमें औरतों और बेटियों को भी क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया है। तो औरतों को भी क्या बोलते हैं, और बेटियों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं नगर प्रशासन पे। नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन के भी 3 स्तर होते हैं, जो कि ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में होता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ये नगर प्रशासन के 3 अंग हो जाएंगे। नगर निगम क्या होगा? जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है, और यहाँ पर वार्ड पार्षद होते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत में क्या होते थे? जो वार्ड मेंबर्स होते थे, यहाँ पर वार्ड पार्षद होते हैं। ठीक है, और इनको लागू करने के लिए आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक, जैसे ग्राम पंचायत में सचिव होता था, यहाँ पर कमिश्नर और क्या बोलते हैं प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। वार्ड पार्षद कहा जाता है, ये भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और शहर को बहुत सारे वार्डों में विभाजित किया जाता है। चैप्टर 8 और 9 बहुत ईजी हैं। आजीविका के बारे में बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादातर लोग प्रकृति पर निर्भर होते हैं, तथा उनकी आजीविका भी प्रकृति के माध्यम से ही होती है। तो अब वो प्रकृति के माध्यम से पशुपालन, कृषि, सब्जी बेचना, लाहौर, तो लोहार, ये मजदूरी, ऐसे काम वो करते हैं। तो अब समुद्री तट के गांव वाले क्या करेंगे? मछली पकड़ना, कृषि, मजदूरी, पशुपालन ये करते हैं। जो जिनके पास में खेती नहीं है, जो भूमिहीन है, ठीक है, वो क्या करेंगे? दूसरों की खेती में अपनी काम करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब आते हैं ग्रामीण
शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहर में ज़्यादातर लोग अपना रोजगार करते हैं, सड़कों पर काम, बड़ी दुकानें खोलना, कॉल सेंटर आदि में काम करना। ठीक है, सड़कों पर काम करना। शहर में लोग स्वरोजगार अपनाकर स्वयं अस्थायी रूप से दुकानें और ठेले लगाते हैं। बड़ी दुकानें, जो बड़े लोग होते हैं आजीविका के लिए बड़े दुकानें, शोरूम आदि व्यापार पर रहते हैं। तो अब ये दोनों चैप्टर में क्या है कि क्या बोलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र में, उसमें आजीविका के क्या सोर्स हैं। तो ये तो लोग अगर हम नहीं भी पढ़ते ना तब भी पता था, इसलिए मैंने चैप्टर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखना कि एक तो सरकार क्या होती है, इसकी आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ग्राम पंचायत कैसे वर्क करती है, ग्राम पंचायत में कौन होता है, तो ये लोगों की थोड़ी थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी थी। बाकी जब चैप्टर 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ठीक है, क्लास 8 आएगी, 9 आएगी, 10 आएगी, तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को और अच्छे से इलेबरेट करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक रखा गया या कुचला गया। तो ये पहला वाला सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, बिकॉज अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं रखती है, बल्कि किसके रूप में रहती है, अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। भाई लोग सीधे जाकर के थोड़ा ना शासन करते हैं, बल्कि अपना प्रतिनिधि चुनाते हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा सी, राइट। ठीक है, आप लोग भी चेक करते चलना आप लोगों के कितने सही निकलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यंग इंडिया ये गांधी जी ने चलाया था। सफरेज मूवमेंट वोट देने के अधिकार से रिलेटेड है। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार क्या 1920 में मिला था, नहीं, 1920 में तो यूएसए की महिलाओं को मिला था। 1928 में किसको मिला था, तो वो मिला था इंग्लैंड की महिलाओं को। तो इस बेसिस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, थर्ड तो रॉन्ग हो गया बिकॉज ये 1928 में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसके बेस पे ध्यान रखना। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें तो असत्य ढूंढना है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वोट देने का प्राप्त हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये दोनों तो राइट है, लेकिन हमें तो ढूंढना था कि असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। तो कोई भी गलत नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि वो दोनों ही क्या है, राइट है। अगला है क्वेश्चन, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सही बात है। ग्राम सभा कई छोटे वार्डों से मिलकर बनी होती है और वार्ड पंच के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। सचिव का कार्य रिकॉर्ड रखना, ये भी सही बात है। तो कौन से कथन सही हैं, तो इसमें सारे के सारे ही सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला आते हैं कि कौन से कार्य ग्राम पंचायत के हैं। कौन से कार्य होंगे, कर लगाना, लोगों को रोजगार देने के संबंधी लगाना, नालियाँ वगैरह ये बनाना, ये सब रोज काम आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब असत्य ढूंढना है। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। सही बात है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन उसने तो पूछा है सत्य, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, कोई सा भी गलत नहीं है। अगला हो जाएगा ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हो जाएंगे, कार्य, इसके अलावा जो योजनाएं चलाई जाती है वो, समुदाय के काम से मिलने वाला दान। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्राम पंचायत के आमदनी के सोर्स हो जाएंगे। अब पटवारी, अब मैंने आप लोगों को बताया था जमीन को नापना, ये पटवारी का काम होता है। सही बात है। फिर खेत मापने के लिए कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। ये भी मैंने बताई थी, सही बात है। किसान से भूमि कर इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में, तो ये भी सही बात है। प्रत्येक पटवारी केवल एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक गांव के लिए नहीं, वो पूरी ग्राम पंचायत के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो हमें सही ढूंढना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1, 2, 3। क्लियर। आगे देखते हैं, किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना, कुआं खुदाई की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। सही बात है। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी रिलेटेड नहीं होते हैं, राजस्व रिलेटेड ही यहाँ पर काम मामले सुने जाते हैं। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ओनली 1। अब पूछा है हिंदू उत्तराधिकार, सत्य नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ना। तो कौन सा सही है, तो इसमें प्रेतक संपत्तियों, बेटी बेटियों बराबर का हक मिलेगा, ये तो सही बात है।
कानून को भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपना, ऐसा कुछ नहीं है, सब राज्यों को एक ही कानून अपनाना है कि सबको क्या बोलते हैं बराबर अधिकार देना है। तो सत्य कौन सा नहीं है, तो इसमें दूसरा सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि दूसरा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बड़े नगरों को प्रशासन चलने वाली संस्थान को नगर निगम कहते हैं, व छोटे कस्बों को प्रशासन नगर पालिका चलाती है। आयुक्त तो प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए काम करते हैं, जबकि उन्हें काम लागू करने का काम आयुक्त तो प्रशासनिक, तो सारे ही सही है इसमें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। आगे चलते हैं। संपत्ति कर ये कौन से नगर निगम के आय के स्रोत होते हैं, तो सारे के सारे ये पानी, शिक्षा, मनोरंजन सारे किसके हो जाएंगे, नगर निगम के आय के सोर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 10 एक क्वेश्चन भी कर लिए एमसीक्यू, जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे। बनाने को तो कोई कुछ भी बना देगा, बनाने को तो लद्दाख से भी क्वेश्चंस बना देते हैं, लेकिन वो काम का है नहीं। ठीक है, तो हमारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग जल्दी ही इसमें क्लास 7 की एनसीईआरटी या तो ऑनवर्ड्स आपको कल ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इतने क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। ठीक है, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको सोर्स बता दूंगा कहाँ से इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम यही जो ये पीडीएफ है वही।